नमस्कार, मैं आर्किटेक्ट देवेश नैनवाल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेजेस होती है। इट मीन्स जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होती है या स्टेज ऑफ वर्क क्या क्या होता है वो हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज जो होती है कंस्ट्रक्शन की, वो होता है क्लियरिंग ऑफ प्लॉट। मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। इसमें लगभग 24 स्टेजेस होती है स्ट्रक्चर की। एक्चुअली दो लेवल पे होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है फिनिशिंग का। तो स्ट्रक्चर में हमारे 24 स्टेज होती है और फिनिशिंग में 10 स्टेज होती है। तो हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज होती है क्लियरिंग ऑफ प्लॉट। क्लियरिंग ऑफ प्लॉट मींस कि आपको प्लॉट को सबसे पहले जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको क्लीन करना होता है। क्लीन क्यों करना होता है क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, कहीं पे स्टॉक सबसे पहले स्टॉक करते हैं। जैसे सीमेंट स्टॉक करना है, बजरी स्टॉक करना है, रोडी स्टॉक करना है, तो ये स्टील स्टॉक करना है। तो ऐसा ना हो कि जो भी आपका वहाँ पे कूड़ा कचरा है कि वो जाके हमारे मटेरियल में चला जाए, क्योंकि अगर मटेरियल में चला जाएगा तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब भी हम मिक्सर बनाते हैं कंक्रीट का तो वो उसमें मिक्स होके हमारे उसमें यूज हो जाएगा। तो पता लगा बाद में कहीं से आपकी डैम्पनेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी कूड़ा कचरा है वो तो ऑब्वियसली बाद में गल जाएगा, तो वहाँ से हमारी कैविटी क्रिएट हो जाएगी जिससे कि हमारा डैम्पनेस आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपका सबसे पहले प्लॉट को क्लीन करना बहुत जरूरी। और जो भी आपका वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उनको ये जरूर बोलिए कि आप प्रॉपर अपने लिए जो भी उनका रहने का है वो बनाएं और एक डस्टबिन जरूर रखें वहाँ पे, जिससे कि वहाँ पे आसपास कोई भी गंदगी ना हो। तो फर्स्ट स्टेज तो आपकी ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बाद जो स्टेज आती है लेआउट ऑफ प्लॉट, कि प्लॉट का लेआउट कैसे करना चाहिए। प्लॉट का लेआउट सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि एज पर जो भी आपके आर्किटेक्ट ने ड्राइंग दिया है कि सबसे पहले आप चेक करो कि प्लॉट की डायमेंशन एज पर ड्राइंग है या नहीं है। एज पर ड्राइंग और एज पर रजिस्ट्री सबसे पहले वो चेक करिए। अगर वो ठीक है फिर आप किसी भी प्लॉट की एक डायमेंशन को या एक साइड को आप रेफरेंस प्लान ले लीजिए। रेफरेंस प्लान लेके फिर आपको सबसे पहले 4 पॉइंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे कि मेरे वो जो 4 पॉइंट होंगे वो चारों पॉइंट राइट एंगल, इसमें जो लोकल भाषा में बोलते हैं उसको गुनिया बोलते हैं, कि वो 4 पॉइंट आपके गुनिया में होने चाहिए और लेवल में होने। लेवल में क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर हो सकता है कि प्लॉट आपका टेढ़ा मेढ़ा हो, लेवल में ना हो। तो अगर आप डायमेंशन कभी भी अगर फीता आप ऐसे पकड़ते हैं, टेढ़े में पकड़ते हैं, तो हो सकता है कि जो आपकी सीधी डायमेंशन ये 10 फीट है, वही आपका प्लॉट आपने जैसे प्लॉट है वैसी टेढ़े में नाप लिया, तो हो सकता है 10 फीट 3 इंच आ जाए या 10 फीट 6 इंच आ जाए। तो इसलिए प्लॉट का हमेशा लेआउट करते समय सबसे फर्स्ट स्टेज होती है उसका गुनिया। तो प्लॉट हमेशा राइट एंगल में 4 पॉइंट मार्क कर दीजिए और लेवल में मार्क कर दीजिए। एक लेवल में हो तो तभी आप उसका लेआउट कर। तो जैसे आपने 4 पॉइंट लगा दिए उसके बाद जो भी रेफरेंस पिलर आपके आर्किटेक्ट ने देखे कि जैसे आपका ABCD जो आपके रूम बनने हैं एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट पे, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपने लेवल मार्क कर सकते। तो सेकंड पॉइंट आता है आपका लेआउट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मींस जो कि आपकी जो खुदाई होनी है वो कैसे होनी है, क्योंकि जब भी आपने लेआउट कर दिया, लेआउट के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी फाउंडेशन को मार्क करेंगे। जैसे आपकी यहाँ से फर्स्ट स्टेज आपकी जैसे यहाँ से जा रही है आपकी, ये आपने अपनी मार्किंग कर दिया। अब यहाँ से मेरी खुदाई होनी है। फॉर एग्जांपल आपने दिया, आपके आर्किटेक्ट ने दिया हो कि 3 फीट होनी चाहिए इसमें डायमेंशन, तो 3 मींस इससे 1.5 फीट इधर आ गया, 1.5 फीट इधर आ गया। सेम यहाँ से भी आपका ये आ गया, तो ये आपने इसमें मार्किंग कर दी चूने से। तो ये खुदाई आपका ऐसे खुदाई कर दिया आपने, और यहाँ आपने गाइड पिलर बना रखा। अब ये आती कि जैसे आपने खुदाई कर दी, कुछ लोग क्या करते हैं खुदाई करते हुए, क्योंकि ये जो चूना पड़ेगा आपका हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में ना पड़े, तो खुदाई करने के बाद अगेन जब भी आपकी खुदाई होती है, अगेन ये सेंटर लाइन आप इस पे सूत पकड़िए अपना, और सेंटर लाइन फिर खुदाई के नीचे जब भी आपको खुदाई ऐसे होगी तो यहाँ से ये जो सेंटर लाइन है यहाँ से आप नीचे इसमें मार्क करिए। फिर से इसका ये देखिए कि दोनों तरफ 1.5 फीट, 3 फीट किया तो 1.5 फीट प्रॉपर खुदाई है या नहीं है। हो सकता है यहाँ आपका 4 फीट हो गया और यहाँ आपका 1 ही फीट है, तो आपका ये वेस्टेज है, ये गलत है। तो जैसे आप नीचे सेंटर लाइन उतारोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ मेरी ज्यादा हो रही है, यहाँ कम हो रही है। जहाँ ज्यादा हो रही है तो आप यहाँ क्या कर दो, यहीं पे रोक दो, यहाँ पे आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ कम है तो आपको एक्स्ट्रा खुदाई करनी पड़ेगी। अब आपने क्या कर दिया, फिर सेकंड टाइम इसका जब लेआउट कर दिया तो ये आपके पास क्लियर मार्किंग आ गई कि ये आपकी 3 फीट की खुदाई होगी, और ये खुदाई हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जब स्ट्रेट होगी तो ये आपका जब भी आप PCC करते हो, क्योंकि जनरली क्या करते हो, जैसे अगर खुदाई 3 फीट की होनी तो 4-4 फीट तक ये कर दे, जितनी खुदाई होती है उतनी PCC कर दे, तो ये आपकी इससे एक्स्ट्रा जितनी भी सब वेस्टेज है। तो बेटर है कि आप मार्किंग करके यहाँ जैसी मार्किंग लगा दो कि PCC आपकी इतनी ही होगी जितनी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी इसमें वेस्टेज नहीं होगी। तो खुदाई करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि 2 बार आपको मार्किंग करनी है। एक फर्स्ट टाइम, एक जब आपकी खुदाई हो जाती है उसके बाद फिर दोबारा से आपको लेआउट करना है, और इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही एक्सकेवेशन होना चाहिए। सेकंड नेक्स्ट आता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपका जितने भी आपकी जहां एक्सकेवेशन किया, चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस से और वर्टिकल सरफेस से, आप ये टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। बेटर है कि किसी प्रोफेशनल से करवाएं, तो वो आपका प्रॉपर जितना भी उसका केमिकल का कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को लेके आपका उसका ट्रीटमेंट कर देगा। अदरवाइज अगर कोई आपका प्रोफेशनल हायर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी से आप वो लेके उसके जो भी स्पेसिफिकेशन दिए रहते हैं एज पर स्पेसिफिकेशन आप उसको पानी और केमिकल को मिक्स करके
करके उसका स्प्रे कर सकते। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है पीसीसी। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कॉन्क्रीटिंग। कॉन्क्रीटिंग कहाँ करनी होती है? कॉन्क्रीटिंग दो जगह होती है। एक तो आपका जहां भी कॉलम आ रहे हैं आपकी, जैसे ये कॉलम है आपका, तो कॉलम की फुटिंग में आपकी पीसीसी होगी, और एक आपकी जो भी फाउंडेशन आपकी डल रही है, जैसे अभी हमने खुदाई का बताया था, यहाँ आपकी पीसीसी होगी। तो पीसीसी में भी फिर अगेन क्या करना पड़ता है हमें, जैसे ये आपकी फाउंडेशन है 5x5 की, तो ये आपने कॉलम मार्क कर दिया और उसके चारों तरफ जरूर लेआउट करिए, मार्किंग करिए इसमें कि ये प्रॉपर मार्किंग खुदाई प्रॉपर हो रखी है या नहीं हो रखी। जैसे आपने मार्किंग कर दिया तो इसमें आपको शटरिंग कर देनी चाहिए। शटरिंग करने से क्या होगा कि कॉन्क्रीटिंग सिर्फ इसी के बीच में होगी, इससे एक्स्ट्रा नहीं होगी आपकी। तो ये आपको पीसीसी करते समय ये ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट आता है आरसीसी इन कॉलम फुटिंग, कि कॉलम की फुटिंग में जब आपने पीसीसी कर दी उसके बाद इसमें क्या करते हैं, स्टील रिइंफोर्समेंट, सरिया का लेआउट करते हैं, सरिया बिछाते हैं। सरिया बिछाया, सरिया बिछाने के बाद फिर आपने इसमें कॉलम कास्ट करेंगे। कॉलम कास्ट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो जहां भी, ये जरूर ध्यान रखना है, जहां भी आपका आरसीसी का वर्क हो रहा है वहां जरूर वाइब्रेटर का यूज करें, क्योंकि बिना वाइब्रेटर के कोई भी आरसीसी वर्क नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टील इन कॉलम, कि जो भी हमारे कॉलम डले हैं उसमें सरिया कैसे बनने से। जनरली मैंने देखा कि जब भी सरिया बांधते तो सरिया वाला क्या करता है, जैसे अगर 39 फीट या 38 या 40 फीट की आपके पास लेंथ है सरिया की, वो एग्जैक्टली उसको 2 पार्ट कर लेता है। 2 पार्ट करेंगे तो जब भी ज्वाइंट होता है वो क्या कर लेता है, सरिया आपके ऐसे बांध दिए तो सारे के सारे ज्वाइंट एक ही जगह आ जाते। तो कभी भी ज्वाइंट एक जगह नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप सरिया बांधे कॉलम में तो ज्वाइंट आपका ऊपर नीचे होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो वो डेवलपमेंट लेंथ जरूर आप टेक्निकली एज पर जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर देगा कि कितनी डेवलपमेंट, वो डिपेंड करता है कितने एमएम का डाया है, उस डाई के अकॉर्डिंग आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ने आपको रिकमेंड किया होगा कि इतनी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए, वो जरूर रखें उसमें, जिससे कि वो ज्वाइंट एक ही जगह न रहे, ऊपर नीचे ज्वाइंट होना चाहिए। एक दूसरा, जो भी रिंग्स बांधते हैं तो रिंग्स के ज्वाइंट भी ऐसे नहीं कि सारे ज्वाइंट एक ही जगह बांध दिए हमने। जैसे अगर मैं ये आपको दिखा दूं कि यहाँ से हमने ये रिंग्स बांध दिए तो दूसरा रिंग भी यहीं पर नहीं बनना चाहिए, दूसरा इस साइड को बनना चाहिए, फिर अगेन तीसरा इस साइड को बनना चाहिए। यहाँ पे ऑल्टरनेट एक दूसरे से चेंज रहने चाहिए। नेक्स्ट बात आती है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, कि चिनाई कैसी होनी चाहिए। चिनाई में हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी हम चिनाई करें तो चिनाई का फेस हमेशा एक ही होना चाहिए। अगर चिनाई आप बाहर की तरफ से कर रहे हैं, इट मीन जब भी मिस्त्री चिनाई कर रहा है, अगर एक हो गया कमरे का अंदर जिसको बोलेंगे इनसाइड, एक हो गया आउटसाइड, अगर हम बाहर की तरफ खड़े होकर चिनाई कर रहे हैं तो चिनाई चाहे हमारा 10 मंजिल हम बना रहे हैं तो हमेशा चिनाई बाहर की तरफ से ही करें। अदरवाइज क्या होगा, जनरली लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में तो बाहर की साइड से चिनाई कर लेते हैं, बट जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं तो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में इजी रहता है कि अंदर से काम करें, तो चिनाई वो अंदर से कर लेते हैं। उसका क्या प्रॉब्लम्स आती है ये देखें, क्योंकि कभी भी जो ईंट है हमारी परफेक्टली 9 इंच की नहीं होती है। हो सकता है कोई 8.5 इंच की है, कोई 9.25 की है, कोई 9 इंच की है। जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर में वर्क किया, फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में चिनाई मैंने यहाँ से ले लिया। अगर ये ग्राउंड फ्लोर में, अगर ये आप देख सकते हैं तो चिनाई मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है ये वाला। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ, चिनाई में इस फेस से ले लेता हूँ, इनके इस फेस पे, तो यहाँ तो मैंने यहाँ से ले लिया, तो ये हो गया 9 इंच का, ये मेरी लाइन यहाँ से जा रही है। अब मैं अंदर से चिनाई लेता हूँ तो ये ईंटें हो सकती है ये 8.5 इंच की हो, तो ये देखिए यहाँ पे टक्कर बन गया आपका। अगर ये आप देख सकते हैं तो ये आपके यहाँ पे टक्कर बन जाएगी, तो आपका कभी भी ये चिनाई साउथ में नहीं रहेगी। हो सकता है फिर आप दूसरे मंजिल पे और जाए तो ये चिनाई और कहीं फर्क आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब भी प्लास्टर होता है तो प्लास्टर हमेशा ऊपर से लेकर नीचे को होता है, चिनाई नीचे से ऊपर होती है, प्लास्टर ऊपर से नीचे होता है, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर से नीचे को प्लास्टर। तो वो क्या करते हैं, प्लास्टर का आपका साउल यहाँ से डालते हैं कि जिससे कि पूरी वॉल एक जैसी लगे। अब क्या होगा, जैसे ही हम प्लास्टर यहाँ से करेंगे तो मेरा क्या इतना गैप हो गया, तो इतने गैप में क्या करेंगे, हम मसाला ही तो भरेंगे। अब मसाला भरेंगे तो कभी भी मसाला, इतना मोटा मसाला 1-1.5 इंच का मसाला अगर यहाँ आप डालोगे तो ये तो 6 महीने या साल बर्बाद, इसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे और ये पूरा मसाला फट के धीरे धीरे नीचे आने लग जाए। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चिनाई अगर बाहर की फेस से करे तो बिल्कुल कंटिन्यू बाहर पे रहे, अंदर की फेस से करें तो हमेशा अंदर की फेस से रहे। तो चिनाई करते समय एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा ये जरूर ध्यान रखना है जब भी चिनाई करें तो 2 ईंट के बीच में आधा इंच, अगर आप जनरल लैंग्वेज में बात करें तो 1 उंगली से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं, ये देखिए आप, ये होना चाहिए, ये ज्वाइंट समेटा हमेशा आधा इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट बिल्कुल 1 उंगली ये होनी चाहिए, इससे ज्यादा ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। और हमेशा ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट है ये ऑल्टरनेट, एक इसको छोड़ के फिर ये बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये ज्वाइंट यहाँ है ये वाला यहाँ है, अगर मैं यहाँ से एक साउल मारूं तो बिल्कुल एक लाइन में ये ज्वाइंट आना चाहिए। एक तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कि जब भी हम 2 ईंट रख रहे हैं, जैसे 1 ईंट ये रख ली, 2 ईंट ये रख ली,
तो जनरली मिस्त्री क्या करता है कि ऐसे ईंटें बिछा देगा और डायरेक्टली इसके ऊपर यूं मसाला डाल देगा। तो मसाला डालने से क्या होता है कि ईंट की जितनी ये गहराई है, जैसे आपकी 3 इंच की गहराई, तो यहाँ नीचे कभी भी मसाला नहीं पहुंच पाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बीच में भी प्रॉपर आपका आधा इंच का गैप होना चाहिए जिससे कि प्रॉपर मसाला नीचे चले और दो ईंटों को आपस में पकड़ कर रखे, क्योंकि यही मसाला आपके ईंट को स्ट्रेंथ देता है, मतलब बॉन्डिंग रखता है दोनों ईंट के बीच में। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरा क्या होता है कि जनरली हमें देखो कि क्योंकि जब भी अगर इसके अंदर मसाला नहीं भरता तो बाहर से अभी कभी जैसे यहाँ पे ड्राइविंग रेन होती है जिसको हम तिरछी बारिश की बात करें, जनरली तिरछी बारिश होती है, अगर थोड़ा सा भी आपका प्लास्टर कहीं पे क्रैक हो गया और इसके बीच में क्या रहता है कैविटी रहती है, तो पानी धीरे धीरे अंदर जाता रहता है, तो पूरे घर में सीलन आती रहती है। आपने देखा होगा कभी प्लास्टर के बाहर व्हाइटनेस देखा होगा जिसको हम फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे ये कैविटी से सीलन आना शुरू हो जाता है क्योंकि और आपका स्ट्रक्चर धीरे धीरे उसकी लाइफ कम होती रहेगी। तो ब्रिक वर्क में जनरली बस 3 चीज का ध्यान रखें। एक तो हमारा जो ग्रुप है वो प्रॉपर आधा इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 इंच के बीच में प्रॉपर मसाला होना चाहिए। तीसरा जो फेस वर्क है हमारा, जब भी चिनाई का सिंगल फेस होना चाहिए एक साइड से। ये 3 चीज में ब्रिक वर्क में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम में एक तो विशेष ध्यान ये रखना है आपको कि एक तो प्लिंथ बीम की जो शटरिंग होती है वो शटरिंग अगर 9 इंच विड्थ है आपकी, तो जनरली क्या होता है कि नीचे ब्रिक वर्क होता है, तो यहाँ तो शटरिंग बिल्कुल ब्रिक वर्क पे ऐसे लग जाती है, तो नीचे तो आपको साइज परफेक्ट 9 इंच मिलता है, बट ऊपर जाके मैंने 90% ये देखा कि शटरिंग या तो ऐसे दबा देते हैं, मतलब यहाँ 9 इंच है तो उसका यहाँ 8.5 इंच है, और या तो 9.5 या 10 इंच हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं 9.5 या 10 इंच कब होती है, जब उसमें शटरिंग चलता है तो शटरिंग आपकी फैल जाती है, और उसके लिए फिर ये लोग क्या कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री क्या करते हैं कि शटरिंग को थोड़ा सा दबा देते हैं, या जब हम वाइब्रेटर चलाएंगे वो थोड़ा फैल जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शटरिंग ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपने शटरिंग करी और उसको हाथ से हिला के देखो कि तो हाथ से वो शटरिंग हिलनी नहीं चाहिए। अगर नीचे 9 इंच है तो ऊपर 9 इंच ही होनी चाहिए। अगर शटरिंग फैल रही है आप वाइब्रेटर चलाने पे, तो इसका मतलब शटरिंग की क्वालिटी आपकी बिल्कुल बहुत ही पुअर है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि शटरिंग की क्वालिटी आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास की शटरिंग होनी चाहिए, जैसे ये है प्लाई की शटरिंग होनी चाहिए, और उसको प्रॉपर आपकी कसे हुए होने चाहिए। दूसरा कंक्रीटिंग वर्क जो होना चाहिए प्लिंथ बीम में वो सिंगल डे में होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी जॉइंट नहीं आना चाहिए। वो जॉइंट इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि जहां पे भी आप जॉइंट दोगे तो क्या होगा कि ओल्ड एक तो पुरानी कंक्रीट जो सेट हो गई, नेक्स्ट डे डालोगे तो न्यू कंक्रीट नहीं होगा। ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट नॉर्मली आपस में कभी भी जुड़ती नहीं है, जुड़ेगी वो, बट उसके लिए बहुत टेक्निकल प्रोसेस होता है, टेक्निकल बहुत वैसे केमिकल आते हैं जो जॉइंटिंग केमिकल आते हैं, तो नॉर्मली घरों में लोग इतना उस टेक्निकल प्रोसेस पे नहीं जाते हैं। कोशिश करें जब भी आप प्लिंथ बीम डालें तो सिंगल डे में 1 डे कास्ट होना चाहिए। दूसरा हमेशा 2 वाइब्रेटर जरूर रखें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एक वाइब्रेटर उस दिन जरूर कुछ ना कुछ पता लगा उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कुछ खराब हो गया, तो आपके पास बैकअप के लिए एक वाइब्रेटर जरूर होना चाहिए। और जो भी मिक्सिंग करो, मिक्सिंग हमेशा मिक्सर मशीन से ही यूज करें। तो ये 2-3 चीजें आप प्लिंथ बीम में जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या होता है कि प्लिंथ बीम में कास्ट होने के बाद जरूर उसकी जब डीशटरिंग करते हैं, आप शटरिंग खोलते हैं तो शटरिंग एटलीस्ट पहले तो 12 घंटे से पहले कोई भी शटरिंग आप रिमूव मत करिए। अगर सर्दी का टाइम है तो पहले उसको चेक कर लीजिए कि प्रॉपर 12 घंटे में भी वो सेट हुआ या नहीं हुआ। अगर सेट हुआ तो खोल दीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको 1 दिन और छोड़ना पड़े। एक तो ये जरूर देख लीजिए। दूसरा जब डीशटरिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए कि प्रॉपर उसका स्मूथ सरफेस है या नहीं है। पता लगा उसमें हनी कॉम्बिंग है, कहीं पे सरिया दिख रहा है, कहीं रोडी दिख रहा है, तो ये अगर ऐसे दिख रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होने चाहिए। तो इट मींस आपको उसको तोड़ के दोबारा करना पड़ेगा, नहीं तो वहां से हो सकता है कि आपका कैपिलरी सिस्टम से आपका डैमेज आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं पे पोर्स रह गए तो उस पोर्स को क्लियर आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके प्लिंथ बीम है, नीचे तो ब्रिक वर्क हो गया, 3 फेस आपका एक्सपोज है, साइड के 2 फेस और ऊपर का सिंगल फेस, तो 3 फेस पे आप उसको वाटरप्रूफ की 2 कोट जरूर करवा लें कि जिससे कि आपका पूरा वाटर टाइट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उससे मॉइस्चर आएगा। उसके बाद आप प्लिंथ बीम डालने के बाद उसमें आप लेवल चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर लेवल में है या नहीं है। अगर आप लेवल में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके ऊपर डीपीसी करनी पड़ेगी उसको लेवल करने के लिए। और डीपीसी से पहले एक काम जरूर कर लीजिए कि उसमें या तो कोई भी वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन डाल दीजिए, ये प्लिंथ बीम है इसके ऊपर वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन डाल दिए, या अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट पे नहीं जाना चाहते आप तो सिंपल से एक अच्छी मोटी वाली जो आती है पाल जिसको बोलते हैं, वो पॉलिथीन सीट आप प्लिंथ बीम के ऊपर डालिए। फिर इसके ऊपर आप डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोट्स जिसको बोलते हैं, उसमें बेसिकली कंक्रीट होती है वो, आप थोड़ा रिच कंक्रीट उसमें यूज कर सकते हैं विद वाटरप्रूफ कंपाउंड, तो वो 2 इंच की वो डाल के आप उसको पूरा एक लेवल में यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्लिंथ बीम और उसका वाटरप्रूफिंग कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट आता है आपका फिलिंग। जब भी आप बिल्डिंग के अंदर फिलिंग करते हैं, क्योंकि आपका नेचुरल जैसे ग्राउंड लेवल है, हमेशा जैसे ये आपका ग्राउंड है तो हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली बिल्डिंग को हम ग्राउंड लेवल पे तो रखते नहीं, बिल्डिंग को हम ग्राउंड से थोड़ा सा 2 या 2.5 फीट हमेशा ऊपर लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा ग्राउंड का वाटर उसमें घर के अंदर ना आए। तो वो लेने के लिए हमने बाहर से वॉल तो उठा दिया, अब क्या करते हैं अंदर हम फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग जनरली मैंने देखा कि लोग किसी के भी घर का मलबा कहीं से टूटा हुआ भाई सस्ता मिल रहा तो वो लाके डाल देते। तो फिलिंग कभी भी किसी के घर का मलबा मत डालिए, क्योंकि
अगर एज पर वास्तु भी बोले तो किसी के घर की गंदगी अपने घर में नहीं लाने चाहिए। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली क्या होता है, मलबे में क्या होता है, कुछ मोटा होता है, ये मोटा मलबा, इसके ऊपर दूसरा मोटा मलबा, इसके ऊपर तीसरा ये मोटा मलबा। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये देखिए ये गैप रह गया, तो ये गैप क्या होगा कि जैसे जैसे आपका इसके ऊपर लोड बढ़ेगा तो ये गैप ये देखिए नीचे बैठ गया। तो आपका फर्श जनरली आपने देखो लोगों का फर्श बैठ जाता है। तो फर्श बैठने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि कभी भी आप जब भी फिलिंग करें बिल्डिंग के अंदर, तो वो किसी के घर का जैसे मलबा हो गया वो बिल्कुल मत डालिए। तो मलबे की जगह आपको क्या डालना है, एक तो प्योर मिट्टी डालनी है। अगर मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो आप रिवर बेड डाल सकते हो। जो रिवर का बजरी आता है, थोड़ा सा मोटा बजरी, वो आप यूज कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे एशिया का सबसे बड़ा जो डैम है हमारा टिहरी डैम, ये कहीं कंक्रीट का नहीं बना हुआ, ये पूरा का पूरा डैम आपका जो है पूरा मिट्टी रॉकफिल है, रॉकफिल डैम बोलते हैं इसको। तो मिट्टी में अपनी इतनी बॉन्डिंग पावर होती है कि वो आपस में एक दूसरे को जकड़ के रखे। तो हमेशा मिट्टी ही यूज करें। मिट्टी क्या है कि प्रॉपर बहुत फाइन सैंड होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं, तो एक दूसरे के को अच्छे से जकड़ लेते हैं। तो आपका उसमें सेटलमेंट के चांसेस जीरो हो जाते हैं। एक तो आपको फिलिंग ये। नेक्स्ट इसके ऊपर जब मिट्टी फिलिंग कर देते हैं उसको रैमिंग करनी है, फिर लेयर बाय लेयर, मतलब 6 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मिट्टी फिलिंग कर दो, 6 इंच की लेयर डाली, फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर उसको रैमिंग करी, फिर 6 इंच की लेयर डाली, फिर पानी डाल दिया। तो इस तरीके से आपको सॉइल की फिलिंग करनी है। फिर इस फिलिंग करने के बाद जनरली मैंने देखा कि लोग क्या करते थे, ईंट के रोड़े तोड़ के उसमें डाल देते हैं कि यार मकान में बहुत सारी ईंटें बची हुई, इसको तोड़ के इसमें डाल दो। तो वो भी क्या करते हैं, ईंट भी पानी सोखती है और उसको हमें ऊपर ट्रांसफर करेगी आपके वॉल पे। तो ईंट के टुकड़े कहीं भी फ्लोरिंग में यूज नहीं करने हैं। उसके लिए आप स्टोन एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा जब भी रोड बनती है उसमें 20 से 40 mm के पत्थर यूज करते हैं। पत्थर के टुकड़े वो बड़े हार्ड होते हैं और वो पानी जनरली इजिली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, हार्ड स्टोन जो होते हैं। तो पत्थर की रोड़ी ही 20 to 40 mm उसमें यूज करनी है। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम फिलिंग जब करते हैं, पहले मिट्टी हो गया, फिर रोड़ी हो गया, फिर इसमें सैंड फिलिंग कर दीजिए 1 इंच की। सैंड फिलिंग से हो गया जो भी आपके छोटे मोटे पोर्स हैं वो इसके फिल हो जाते हैं। देन आप इसमें कॉन्क्रीटिंग कर सकते। उससे पहले टर्माइट ट्रीटमेंट करना है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो हो गया हमारी फिलिंग की क्या क्या स्टेजेस हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि डोर विंडो की हाइट, मेक एंड क्वालिटी। क्योंकि जब भी हम आप चिनाई करेंगे इसके ऊपर, फिर दरवाजे खिड़कियां लगेंगे, तो वो कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो तो डिपेंड करता है कि आप डिसाइड करोगे कि आपको लकड़ी के लगाने हैं, स्टील के लगाने हैं, यूपीवीसी के लगाने हैं। बहुत सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, जब भी अगर लकड़ी के लगाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल हमने 7 फीट का या 8 फीट का हमने चौखट रखी हुई है, तो चौखट की लॉग जो आती है, सपोज फॉर एग्जांपल आप 7 फीट की ले रहे हैं, तो लॉग्स क्या आती है, परफेक्टली 7 फीट की नहीं आती है। अगर आप लॉग की बात करें तो लॉग का सेक्शन ऐसा होता है, हो सकता है ये ऐसा हो आपके। तो ये जरूर ध्यान रखें, अगर 7 फीट ले रहे हो तो 7 फीट जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसकी मिनिमम लेंथ है वो 7 फीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 7 फीट आपने ये वाली लंबी वाली लेंथ ले ली। अगर ये लंबी लेंथ आपने 7 फीट ले ली तो आपका क्या होगा कि अगर चौखट हम ऐसे बनाने जा रहे हैं, ये हम चौखट बना रहे हैं, तो ये वाली तो 7 फीट होगी क्योंकि ये आपने यहाँ से काट दी, पर इसके दूसरे कोने पे जो लॉग कटेगा ये हो सकता है 3 इंच कम हो, तो ये ऐसे हो जाता है आपका। ये फर्श का लेवल ये है, ये वाला तो परफेक्ट 7 फीट है और ये आपका 3 इंच कम हो गया, तो ऐसे हवा में लटकता रहता है। फिर जनरली कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, यार ये तो चौखट छोटा हो गया, अब इसके 2 ऑप्शन है, या तो इसमें लकड़ी और जोड़ो, और या तो वो क्या करता है, यार यहाँ तक छोटा है आप फर्श यहीं तक डाल दो। तो आपका डायरेक्टली क्या हो गया, फर्श जैसे ही यहाँ तक डाला आपने तो आपका 3 इंच एक्स्ट्रा आपने फिलिंग कर दी। 3 इंच एक्स्ट्रा फिलिंग करोगे तो इसके 2 नुकसान होंगे आपके। एक तो ये कि एक्स्ट्रा फिलिंग करोगे तो इसमें सीलन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या हो गया, आपकी जो 7 फीट की चौखट है वो 6.25 फीट ही रहेगी। तो लकड़ी लेते समय ये जरूर ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आता है आपका लिंटर बीम या डोर बीम। लिंटर बीम वो हो गया जो आपका खिड़की के ऊपर डलता है, खिड़की की ओपनिंग या दरवाजे की ओपनिंग, उसको वो लिंटर बीम बोलते हैं। तो वो डोर बीम जैसे हमने प्लिंथ बीम में जो सावधानियां बढ़ती है वो सेम लिंटर बीम में भी आपको देनी है कि अगर 9 इंच की चौड़ाई है तो 9 इंच ही रखें। दूसरा, उसमें कहीं भी जॉइंट नहीं आना चाहिए, वो सिंगल डे में कास्ट होना चाहिए। और जो खिड़की के ऊपर जो छज्जा डलता है, खासकर मैंने छज्जे में देखा कि लोग खिड़की के ऊपर एकदम एग्जैक्टली, अगर ये खिड़की है आपकी तो यहीं से छज्जा डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, छज्जा ऐसे उठा के डाल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे उठा के डाल देने से क्या होता है कि एक तो इसके 2 नुकसान है। एक तो जब भी बारिश होती है तो पानी यहाँ से टपक के ऐसे पूरे इसमें नीचे आने लगता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसका स्लोप हल्का आधा इंच का ये डाउनवर्ड होना चाहिए। एक यहाँ पे प्रॉपर टपक बनी होनी चाहिए। 2, तीसरा, खिड़की से लगता हो कभी स्लैब नहीं होना चाहिए, खिड़की से एटलीस्ट 1 इंच ऊपर उठ के होना चाहिए, ये गैप होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो बीम तो है, यहाँ 1 इंच ऊपर होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी प्लास्टर करो तो ऐसा ना हो कि प्लास्टर
क्योंकि आपने ये स्लैब डाला तो जब इस पे प्लास्टर करते हो तो ये खिड़की के ऊपर आधी चौखट इसमें प्लास्टर में दब जाती है, तो इसमें 1 इंच का गैप जरूर रखें। तो ये आपको डोर बीम डालते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आता है आपका शटरिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जब भी बिल्डिंग बनाते हैं शटरिंग कैसे होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी शटरिंग की क्वालिटी आपकी फर्स्ट क्लास है तो 2 चीजें आप कॉस्ट में सेव कर सकते हो। एक तो आपको प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा आपका सीलन आने के चांसेस 0 हो जाते हैं, तीसरा जो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलेगी वो 100% स्ट्रेंथ मिलेगी। शटरिंग कैसी होनी चाहिए? शटरिंग ऐसी होनी चाहिए तो जैसे ये प्लाई की शटरिंग हमेशा यूज करो, जैसे ये टेबल दिख रहा है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जब भी हम शटरिंग करें, जैसे एक प्लाई ये लगाई आपने, दूसरी प्लाई ये लगाई, तो प्लाई की क्वालिटी अगर फर्स्ट क्लास होगी तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा यहाँ पे आपको मास्किंग टेप लगाना है कि जिससे कि ये बिल्कुल भी ज्वाइंट ना रहे। क्योंकि अगर आपकी शटरिंग की क्वालिटी सही नहीं हो सकता कि शटरिंग आपने ऐसी लगा दी बीच में से कहीं उठी हुई कहीं दबी हुई, तो दूसरा क्या होगा, आपको जब भी आप उसको डी शटरिंग करेंगे, शटरिंग खोलेंगे तो नीचे उबड़ खाबड़ दिखाई देगा। तो उसको स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसमें चिजलिंग करोगे तो आपकी बिल्डिंग में वाइब्रेशन आएगा। फिर आप क्या करोगे, उसमें प्लास्टर करोगे। तो ऑब्वियसली ये आपका मटेरियल का भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा आपको और लेबर का भी। फर्स्ट क्वालिटी की अगर आप शटरिंग करते हो तो एक तो ये कॉस्ट आप सेविंग करोगे। दूसरा, अगर हम क्वालिटी की बात करें, शटरिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा कि आपका जैसे एक प्लाई ये लगाई, दूसरी ये लगाई, या हो सकता है आपने प्लेट यूज़ कर दी, मैं बेड शटरिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसके बीच में 100% गैप होगा। तो गैप होगा तो क्या होगा, जैसे हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि उसमें ऑब्वियसली पानी मिक्स रहता है कंक्रीट में। तो पानी मिक्स होगा तो पानी तो ऑब्वियसली इन छेद से हमारा नीचे निकल जाएगा। आपने देखो नीचे बिल्कुल पानी गिरता रहता है जब छत डालते हैं। तो जब पानी निकल जाएगा तो उसमें क्या होता है कि कंक्रीट को इनिशियल जो सेटिंग होती है, उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट की 30 मिनट होती है। तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। इट मीन्स उसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलती है कंक्रीट जब इनिशियल सेट होता है। तो उस हीट निकलने के लिए क्या होता है कि वो पानी चाहिए होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए। जैसे आपने देखोगे जब सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में जैसे सब्जी नीचे जलने लग जाती है, हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं उसमें। तो पानी डालते हैं, फिर आपकी सब्जी जलती नहीं। अगर पानी नहीं डालोगे तो सब्जी जल जाएगी, तो इट मीन्स वो सब्जी खराब होगी। तो सेम वैसी है, अगर उस समय उसका पानी निकल गया तो इट मीन्स अगर उसकी स्ट्रेंथ 100% थी तो हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ अगर पानी निकाल तो 50% ही होगी। आप टेस्टिंग करा के चेक करवा सकते हैं, या 75% मिलेगी, पर 100% कभी नहीं मिल सकती, चाहे आप कितना अच्छा सीमेंट मिला लो। तो बेटर है कि आप जो भी आप कंक्रीटिंग करें तो उसमें शटरिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए, और मास्किंग टेप आपको यूज़ करना है उसमें। उससे आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी। कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी तो ऑब्वियसली आपको हो सकता डैम्पनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी कॉस्टिंग भी बचेगी। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मतलब बिजली के पाइप जब भी हम छत में डालते हैं या वॉल में डालते हैं, उसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो जब हम छत में बिजली के पाइप डालते हैं तो कोई भी पाइप एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। मतलब 99% कोशिश करें कि पाइप क्रॉस ना हो। अगर बहुत मजबूरी है, क्योंकि अगर क्रॉस हो रहा है तो बाहर से ले जा सकते हैं आप, वो क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीज़न मैंने बता देता हूँ कि एक पाइप ये है, दूसरा पाइप ये है। अभी मैं डाई की बात नहीं करूँगा, हो सकता है डिफरेंट डाई के पाइप आप डालता हूँ, किसी को पावर के डालनी है, किसी को प्रोजेक्टर की डालनी है, किसी को CCTV की डालनी है, तो उसका साइज अलग होता है, किसी 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच। तो मैं अगर बात करूँ 1.25 इंच की पाइप की बात करूँ, 1.25 इंच, 2.5 इंच का पाइप हो गया आपका। 1 इंच मुझे कवर चाहिए नीचे, 3.5 इंच हो गया, 1 इंच ऊपर कवर चाहिए, 4.5 इंच हो गया। अब 4.5 इंच तो आपका यही हो गया। अब छत मैक्सिमम कितनी डलती है आपकी? 4.5 से 5 इंच नॉर्मली जो होता है। स्पैन अगर बड़ा हो तो हो सकता है 6 इंच डले। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे तो आपको कंक्रीट कहीं है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आप सरिये के डाई के लिए भी चाहिए सरिया, यहाँ भी डलेगा, ऊपर भी डलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पाइप ही पाइप दिख रहा है। तो यहाँ से आपकी जब कंक्रीटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो आपको यहाँ पे क्रैक आने के चांसेस आ जाएंगे। तो क्रैक आएंगे तो ऑब्वियसली एक तो वहाँ से आपकी स्लैब वीक हो जाएगी, दूसरा वहीं से डैम्पनेस आएगी। तो एक तो ये पाइप क्रॉस नहीं करने हैं। दूसरा, जितनी भी दीवार है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल है आपकी, जैसे ये वॉल है, ये 4 इंच की वॉल है, तो 4 इंच की वॉल में हमेशा कोशिश करिए कि आपका हॉरिजॉन्टल जो भी पाइप डले कंडक्टिंग, वो 1/4 से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल पाइप नहीं डालना चाहिए। अगर आपने इसमें थ्रो एंड थ्रो पाइप डाल दिया तो क्या होगा, ये तो वैसे ही 4 इंच की वॉल है, पार्टीशन वॉल है, तो वैसे ही नीचे आ जाएगी, किसी ने एक लात मारी नीचे आ जाएगी। वर्टिकली आप पाइप डाल सकते हैं, पर हॉरिजॉन्टली कभी भी 1/4 से ज़्यादा इसमें पाइप ना चलाया। तो एक तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सेम वही प्लम्बिंग में भी है। और दूसरा, हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा कि इलेक्ट्रिकल, भले अभी डिटेल में हम इसमें बाद में बात करेंगे, पर जब भी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम कराएं तो उसका सबसे पहले एज पर ड्राइंग साइट पे मार्किंग करवा दीजिए। पहले अपने खुद
चेक करिए, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं तो अपने आर्किटेक्ट से चेक करवा दीजिए। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी उसमें कटिंग करवाएं। जब कटिंग हो जाती है उसके बाद आप उसमें पाइप डाल देंगे। पाइप डालने के बाद प्रॉपर उसमें हुक लगे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बस पाइप डाल दिए, एक आध हुक लगा दी होती है। एक तो जहाँ पे बैंड होता है वहाँ ज़रूर हुक लगनी चाहिए, दूसरा जहाँ पे आपका आउटलेट पाइप होता है वहाँ ज़रूर हुक लगनी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग ये जहाँ पे नल होता है वो पकड़ लेते हैं उसको, अब पता लगा वहाँ हुक नहीं लगा तो पाइप हाथ में आ जाएगा। और वैसे तो टेक्निकली 2 फीट पे ही पाइप हुक लगे होने चाहिए, प्रत्येक 2-2 फीट पे आपके हुक लगे होने चाहिए, पर इन बैंड पे आउटलेट पे ज़रूर हुक लगे होने चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जब पाइप की पूरी फिटिंग हो जाती है तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जरूर कर लीजिए और उनको अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए कि हो सकता है कल के दिन ये प्लम्बर ना मिले तो आपके अगर रिकॉर्ड में रहेगा तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ आपने जॉइंट लगा रखे हैं। उन जॉइंट पे आप, क्योंकि जब भी इसमें आपके डैम्पनेस या कोई पानी की लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो मैक्सिमम 20 से तो आ नहीं सकती, 20 से तभी आएगी अगर किसी ने उसको हिट किया। नॉर्मली आपका जॉइंट से ही आते हैं। तो अगर आपके पास फोटोग्राफी रहेगी तो आपको 10 जगह तोड़ना नहीं पड़ेगा, आप प्रॉपर वहीं चेक करोगे कि यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ तोड़ा, वहाँ चेक किया और उसको ठीक कर दिया। तो ये अपने रिकॉर्ड में ज़रूर रखिए, पानी की और बिजली की 2 चीज़ें। क्योंकि बिजली में भी क्या करते हैं लोग, पता लगा आपकी कहीं से कॉन्वर्टिंग वायरिंग चल रही है, वहीं पे आपने बोला यार मुझे फोटोग्राफ लगानी है, आपने वहाँ पे कील ठोक दिया, पता लगा सारा करंट पास वहीं से होने लगी, करंट लीकेज होने लगी है और घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लगने का डर रहता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आता है जैसे वाटर प्रूफिंग इन संकन स्लैब, कि जितने भी हमारे संकन स्लैब है, संकन स्लैब इट मीन्स वेट एरिया, जैसे आपका वेट एरिया हो गया, टॉयलेट का एरिया हो गया, किचन एरिया हो गया, जो आपके ओपन एरिया होते हैं। एक तो शटरिंग का हमेशा ध्यान रखें कि वो स्लैब आपकी हमेशा नॉर्मल स्लैब से 1 इंच डाउन होनी चाहिए। जैसे किचन की हो गया, टॉयलेट की हो गया और बाहर का टेरेस हो गया या वरांडा हो गया, जिससे कि बाहर का पानी अंदर ना जाए और टॉयलेट का पानी आपका नॉर्मल फ्लोर पे ना आए, ये होना चाहिए। और दूसरा उसमें प्रॉपर वाटर प्रूफिंग फ्लोर पे भी, जब भी आपका पूरा उसमें प्लम्बिंग का वर्क हो गया तो फ्लोर पे पूरा प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करवाइए और वॉल पे भी। वैसे तो इसमें एक चीज़ और मैं वो ऐड करना चाहूँगा, ये तो वैसे फिनिशिंग का है पर प्लास्टर से पहले भी अगर आपके पास क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है ईंटों की, नॉर्मली तो जैसे देहरादून की अगर मैं बोलूँ तो यहाँ तो फिर भी क्वालिटी अच्छी है। अगर रुड़की, लंढौर वहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ की जो सॉइल की क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी देहरादून की है। तो आप चाहें तो, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिक में वाइट पन निकलता है जिसको हम इफ्लोरेसेंस बोलते हैं, तो वो वाइटपन ख़त्म करने के लिए, वो एक तरफ से कैंसर हो गया उसका, क्योंकि वो निकलता रहता है, कुछ बैक्टीरिया होता है वो ईंट से निकलता रहता है, तो वो पूरे दीवार को धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उसको आपको न्यूट्रल करने के लिए आप एक केमिकल यूज़ कर सकते हैं जो वाटर प्रूफिंग केमिकल होता है। अगर उसकी 1 या 2 कोट आप प्लास्टर से पहले पूरे ब्रिक में करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कॉस्टली भी नहीं आता है। आई थिंक 1 लीटर में 20 लीटर पानी मिलता है, उसकी आप कोटिंग कर सकते हैं दोनों तरफ, उसके बाद आप प्लास्टर यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि आप प्लास्टर, जब भी आप प्लास्टर करते हैं तो 2 चीज़ का ध्यान रखें। एक तो हम जहाँ भी आपके आरसीसी और ब्रिक का जॉइंट्स है, जैसे आरसीसी का कॉलम है और इसके साथ ब्रिक वर्क चल रहा है आपका, तो ये जो जॉइंट है इसमें, क्योंकि इसमें इनकी दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है और इनमें क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें बीच में क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे दोनों की उसमें। तो इस क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए या तो हम पहले इसमें ग्रुप क्रिएट कर दें और उसके बाद इसमें हम वाटर प्रूफिंग का ब्रश मार दें, क्योंकि ग्रुप क्रिएट कर देंगे तो अगर कहीं से क्रैक होना होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ आपने पहले ही ग्रुप क्रिएट कर दिया तो यहाँ से आपकी एयर निकलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ग्रुप नहीं करना है, जैसे आउटर सरफेस पे तो हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल ग्रुप देखने में थोड़ा सा एस्थेटिकली ठीक नहीं लगता, तो वहाँ आप मैश यूज़ कर सकते हैं। पहले तो जैसे वायर मैश यूज़ करते थे, आजकल तो इसकी भी आती है, फाइबर मैश भी आती है। तो आप फाइबर मैश भी इन दोनों की जो जॉइंट है उसमें 6-6 इंच दोनों तरफ चढ़ा के उसमें नेलिंग करके प्रॉपर उसको फिक्स कर दीजिए, फिर देन प्लास्टर करिए, तो उससे आपके क्या है, क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे। ये आपको प्लास्टर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा आपका ग्रॉटिंग वर्क। ग्रॉटिंग वर्क वैसे तो अगर आपकी प्रॉपर आरसीसी हो रखी है तो आरसीसी अपने आप में वाटर टाइट होती है, तो ग्रॉटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ग्रॉटिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, अगर आपकी प्रॉपर आरसीसी नहीं है छत में, तो उसमें क्या, एक तो प्रॉपर आरसीसी नहीं है, दूसरा क्या होता है कि अगर आपने ग्रेडियंट नहीं दिया, जैसे आपका जो भी छत का बारिश का पानी हो तो छत में रुकता है, उस पानी को निकलने के लिए आपने आउटलेट ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं दिया। ड्रेनेज सिस्टम के लिए वैसे ऐसे करना चाहिए, जब भी आपकी टॉप की छत हो तो उसमें थोड़ा सा आप आधा या 1 इंच का अगर आप ग्रेडियंट पहले दे दें आरसीसी कास्टिंग के दौरान, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर ग्रेडियंट रहेगा उसमें, तो पानी आपका कहीं छत में रुकेगा नहीं और जो भी आपने रेन वाटर पाइप दिया वहाँ से आपका ड्रेन आउट हो जाएगा।
तो आपकी हो सकता है कि आप ग्राउटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्राउटिंग की जरूरत तभी पड़ती है जब ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है आपका और आरसीसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट जैसे हमने ये पहले डिस्कस किया कि आरसीसी की क्वालिटी के लिए या कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको, अगर वो चीज़ें प्रॉपर वो टॉपिक या वो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखे तो कहीं भी आपको ग्राउटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है लास्ट, पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल जनरली जो है लोग तो वैसे 4 इंच की बनाते हैं, मैं तो खैर प्रैक्टिकली और टेक्निकली भी रिकमेंड करूंगा जब भी बनाए वो 9 इंच की ही वॉल बनाए और छज्जे के ऊपर वॉल ना बनाए, कोशिश करें वॉल के ऊपर ही वॉल बनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इसमें जब एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कई अगर 100 घरों में अगर सर्वे हुआ तो उसमें से 10 घरों में ये पाया गया कि वो जब भी घर में कुछ भी गैदरिंग होती तो सब लोग क्या करते हैं, पैरापेट वॉल पे सपोर्ट लेते हैं। तो पैरापेट वॉल इतनी लोड के लिए नहीं होती, सिर्फ एक पार्टीशन के लिए होती 4 इंच की वॉल टेक्निकली। तो क्या होता है जैसे सब लोग उस पर सपोर्ट लेते हैं तो वो नीचे गिर गई, तो बहुत सारे इसमें एक्सीडेंट हुए हैं। तो मैं इसमें टेक्निकली ये रिकमेंड करूंगा, इसमें 2 चीजें ध्यान रखें, एक पैरापेट वॉल जब भी बनाए नीचे की वॉल के ऊपर ही वॉल बनाए, एक दूसरा उसको 9 इंच की बनाए, 2 तीसरा वॉल कभी भी छोटी नहीं बनाए। डिपेंड करता है कितनी हाइट पे है आपकी, नॉर्मली तो 3.5 से 4 फीट हाइट जरूर पैरापेट वॉल बनाए। अगर बहुत ज़्यादा हाइटेड बिल्डिंग है आपके तो आप ये कर सकते हैं कि अगर व्यू ब्लॉक ना हो, जैसे कुछ लोग बोलेंगे मैं 4 फीट की पैरापेट वॉल बना दूंगा, तो हो सकता है कि आपका व्यू ब्लॉक हो जाए। व्यूज जनरली 4 फीट तक तो कोई ब्लॉक नहीं होता, तो हो सकता है आप उसमें क्या कर सकते हैं 3-3.5 फीट की पैरापेट की वॉल बना दें। उसके ऊपर चाहें तो आप ग्लास रेलिंग या एमएस की रेलिंग या एसएस जो भी आप मटेरियल यूज करना चाहिए वो रेलिंग लगा सकते हैं। बट रेलिंग भी कभी भी हॉरिजेंटल ना हो, रेलिंग भी वर्टिकल होनी चाहिए। क्योंकि हॉरिजेंटल रेलिंग भी मैंने देखा बहुत जगह लोग मैक्सिमम लगाते हैं, बट हॉरिजेंटल रेलिंग में भी काफी एक्सीडेंट हुए हैं। क्योंकि हॉरिजेंटल बच्चों का हमेशा टेंडेंसी होती है कि ऊपर चढ़ने की, तो जैसे आपने अगर ऐसी हॉरिजेंटल ऐसे रेलिंग लगाई तो बच्चे क्या तो ऊपर चढ़ते हैं, तो गिरने का डर रहता है। गिरने का डर क्या रहता है, गिरते हैं बच्चे, काफी लोग एक्सीडेंट हुआ है। तो हमेशा रेलिंग जब भी लगाएं तो वर्टिकली लगाएं जिससे कि उसमें बच्चे चढ़ ना सके। तो ये चीजें कुछ जरूर ध्यान रखें। ये आज हमारा जो टॉपिक था ये हमने सिर्फ बात करेंगे जब भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या उसमें स्टेज ऑफ वर्क होते हैं। ये उसके सारे स्टेज ऑफ वर्क थी। अगर इसमें कुछ भी छूट गया हो गया या कुछ मेरे से मिस हो गया हो तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।